हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 28th लेक्चर ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज बॉन्ड एंगल। ना अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर्स की, तो वहां पे हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी दैट इज VSEPR थ्योरी को कंप्लीट किया है। और बहुत सारे प्रीवियस लेक्चर में हमने MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्लास वर्क पीडीएफ में। एक सेम होमवर्क पीडीएफ भी आपको दिया गया था जिसका आंसर की भी आपको गिवन था ना। अगर हम बात करें VSEPR थ्योरी की, तो मॉलिक्यूल्स के शेप्स को वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि क्यों कोई मॉलिक्यूल सीसॉ होता है, टी शेप्ड होता है, स्क्वायर प्लेनार है, स्क्वायर पिरामिडल, बहुत सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की थी ना स्टूडेंट्स। इस वजह से हम देखें कि जो बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड होता है और जो ऑब्जर्व होता है उसमें बहुत बार चेंजेस भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग आज के लेक्चर में पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर फर्दर लेक्चर्स में हम लोग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर भी बहुत सारे डिस्कशन करेंगे। सो यू कैन कॉल दीज लेक्चर्स एज द एप्लीकेशंस ऑफ VSEPR थ्योरी। ना स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल के बारे में, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल को डिफाइन करने के लिए मिनिमम आपके पास में दो कोवैलेंट बॉन्ड होने चाहिए। जैसे मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं, यहाँ पे हमारे पास में एक एटम है A, जैसे ये वाला जो है आपका सेंट्रल एटम है A, ठीक है। यहाँ पे सराउंडिंग में समझो दो एटम्स है, एक है यहाँ पे B, यहाँ पे समझो लोन पेयर आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये एटम है B और एक एटम B यहाँ पे भी है। सो दो जो कोवैलेंट बॉन्ड्स है, ये कोवैलेंट बॉन्ड नंबर 1 है और ये कोवैलेंट बॉन्ड नंबर 2 है। ये जो दो कोवैलेंट बॉन्ड्स है, दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड नंबर 1, दिस इज नंबर 2, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम लोग बोलेंगे थीटा, एंड दिस थीटा इटसेल्फ इज नोन एज डैश एंगल, बॉन्ड एंगल। सो इट इज द एंगल बिटवीन two covalent bonds, in a molecule. The angle between two covalent bonds in a molecule is known as bond angle. इसको हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से, डिनोट करते हैं ना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन अराइजेस कि बॉन्ड एंगल का जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज होता है वो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। बट बहुत बार हमने देखा है कि जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल होता है और ऑब्जर्व्ड जो बॉन्ड एंगल होता है वो बहुत बार डिफर करता है। तो उसका रीजन क्या है? सो बेसिकली हमारा टॉपिक तो ये है कि हमको डिस्कस करना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो फैक्टर है जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। क्योंकि लोन पेयर की वजह से बहुत बार लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। सो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर on the central atom may or may not, it may or may not, I'll give you examples of both, don't worry, may or may not affect bond angle and shape of the molecule, it may or may not affect the बॉन्ड एंगल और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट होगा ही होगा। बहुत बार स्टूडेंट्स को टीचर ऐसे बोलते हैं लोन पेयर प्रेजेंट है तो बॉन्ड एंगल तो अफेक्ट होना ही है। नहीं बच्चों, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज जेईई एडवांस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड फॉल्स। तो स्टूडेंट्स, वहां पे ये स्टेटमेंट था कि प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑलवेज अफेक्ट्स बॉन्ड एंगल, इट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल अफेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई विल गिव यू एग्जांपल्स ऑफ बोथ, डोंट वरी, जस्ट आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल एग्जांपल फर्स्ट। अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, इन केस ऑफ NH3 की बात करें तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर यहाँ पे एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो कैन वी से दैट यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, यस, और यहाँ पे तीन क्या होंगे? बॉन्ड पेयर होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हमको पता है रिपल्शन ऑर्डर जो होता है
वो होता है लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे मैक्सिमम होता है, फिर आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये सबको पता है राइट। तो कैन वी से दैट यहाँ पे ये कौन सा है, लोन पेयर है, ये कौन सा है, बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है। तो स्टूडेंट सब यहाँ पे सिमेट्रिकल नेचर नहीं है, तो कैन वी से दैट यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो बॉन्ड एंगल है, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल शुड बी 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। ये एक्सपेक्टेड है बिकॉज sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तो यही होता है, बट जो इसका ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल होता है इट इज लेस देन 109 डिग्रीज 28 मिनट्स एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 107 डिग्रीज। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, सो दिस रिपल्शन विल बी कॉल्ड एज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये जो रिपल्शन है वो कौन सा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और ये वाला जो रिपल्शन होगा इस तरीके से वो कौन सा होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। नाउ स्टूडेंट्स एज वी ऑल नो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो इस वजह से इसका जो ऑब्जर्व्ड एंगल है वो अलग आ गया एक्सपेक्टेड एंगल से। सो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर मे अफेक्ट और मे नॉट अफेक्ट द बॉन्ड एंगल एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अब ये पिरामिडल शेप हो गया, होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, तो यहाँ पे मे वाला हो गया, मे नॉट वाला भी एग्जांपल अपन देखेंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहला एग्जांपल ये हो गया। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। इन केस ऑफ H2O वाटर में ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आंसर कौन सा होता है, sp3 होता है। अगर हम बात करें इसके शेप के बारे में तो ऑक्सीजन इस तरीके से होगा, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे टोटल कितने लोन पेयर है बच्चों, 2 लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, तो यहाँ पे जो ये एंगल है, ये एंगल ये हमको मिलना चाहिए 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, तो ये है आपका एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल। एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, बट जो ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल है, ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्रीज है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डिक्रीज हुआ है वो क्यों हुआ है, बिकॉज ये लोन पेयर और ये लोन पेयर है, इनके बीच में रिपल्शन मैक्सिमम, ये हो गया लोन पेयर रिपल्शन, फिर इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन होगा वो होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंड ये जो रिपल्शन होगा वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा, तो ये अगर मिनिमम हुआ तो इनके बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्रीज 28 मिनट्स एक्सपेक्टेड होता है, बट होता आया कितना, ऑब्जर्व कितना है, 104 डिग्रीज 5 मिनट्स, ठीक है। सो 104.5 डिग्रीज आया, सॉरी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड मोस्ट एग्जांपल। इफ यू गो फॉर SF4, सबको पता है इसका स्ट्रक्चर होता है सीसॉ, ठीक है ना, दैट इज sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस, इसका जो है वो है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे हमारे पास है सल्फर, यहाँ पे एक लोन पेयर आता है बच्चों, मैंने बताया था TBP ज्योमेट्री में जो लोन पेयर होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है कहाँ पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो स्टूडेंट ये परफेक्ट 180 डिग्री का होना चाहिए था, बट होता नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 120 डिग्री का भी एंगल नहीं होगा और 180 डिग्री एंगल भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है ये रिपल्शन कौन सा है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड एंगल है, एक्सपेक्टेड एंगल जो होता है वो होता है एक तो 120 डिग्री वाला होना चाहिए, उसके बाद में 90 डिग्री वाला होना चाहिए और 180 वाला भी होना चाहिए। जबकि ऑब्जर्व्ड एंगल जो होते हैं, ऑब्जर्व्ड एंगल जो होते हैं वो ना तो 120 होगा, 120 से क्या हो जाएगा बच्चों, 120 से कम हो जाएगा, क्योंकि इसके और इसके बीच में रिपल्शन और इसके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा और इन दोनों में रिपल्शन कम होगा। सो इट इज लेस देन 120 डिग्रीज, ठीक है, इट इज लेस देन 90 डिग्री एंड इट इज लेस देन 180 डिग्रीज। तो सबके सब एंगल्स में क्या आ गया है, चेंज आ गया है। तो एक ये हो गया। अगर हम बात करें फोर्थ एग्जांपल की, तो ClF3 की बात करें तो इसमें भी जो बॉन्ड एंगल है, पहली बात तो इसका जो शेप है वो क्या होना चाहिए, टी शेप होना चाहिए, और टी शेप के हिसाब से इसका ज्योमेट्री जो है वो sp3d है, राइट। बट अगर हम बात करें ClF3 के स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे कितने लोन पेयर है हमारे पास, 2, एक फ्लोरीन इस तरीके से, एक फ्लोरीन इस तरीके से। ये परफेक्ट टी शेप नहीं है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट टी शेप, बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में तो रिपल्शन और तेज हो जाएगा, और तेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि
लोन पेयर रिपल्शन सबसे क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है. सो दिस इज नॉट परफेक्ट टी शेप, दिस इज नॉट अ परफेक्ट टी शेप. बट हम लोग एग्जाम में तो टी शेप भी करते हैं क्योंकि वैसे ही दिखता है. दिस इज नॉट अ परफेक्ट टी शेप. और इसमें जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल जो होता है एक्सपेक्टेड कितने होते हैं बच्चों, बॉन्ड एंगल ये एक्सपेक्टेड है सेम है क्योंकि ये भी sp3d था. तो कोई भी एंगल 120 तो हो ही नहीं सकता, 120 तो हो ही नहीं सकता बिकॉज दो लोन पेयर है. इट इज लेस देन 90 डिग्रीज एंड लेस देन 180 डिग्रीज. तो ये सब एग्जांपल्स मैंने आपको ऐसे वाले दिए जिसमें प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर जो है वो शेप तो चेंज कर ही रहा है, एट द सेम टाइम बॉन्ड एंगल को भी क्या कर रहा है, वो अफेक्ट कर रहा है. तो ऐसा कोई एग्जांपल दो आराम से जिसमें बॉन्ड एंगल अफेक्ट नहीं हो रहा है. तो ये मैं आपको सच बोल रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जरूरी नहीं कि प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर हमेशा बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करे ही करे. चल तो फिर ऐसा कोई एग्जांपल दे दो हमको. आई गिव यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, XeF2. XeF2 अगर हम बात करें जेनॉन की, ठीक है ना, तो यहाँ पे बेटा इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3d है. और इसका जो शेप है बेटा वो क्या है, लीनियर है. अगर हम बात करें जेनॉन डाइफ्लोराइड की, तो यहाँ पे जेनॉन है, लोन पेयर नंबर 1, ये लोन पेयर नंबर 2 और ये लोन पेयर नंबर 3 है. क्लियर है. यहाँ पे जो फ्लोरीन आएगा उसको ऊपर से और नीचे से एग्जैक्ट रिपल्शन मिलेगा. जितना रिपल्शन यहाँ से इन तीनों इसको दे रहे हैं उतना रिपल्शन ये तीनों नीचे वाले को भी रिपेल करेगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल जो है वो परफेक्ट 180 होता है, परफेक्ट. तो ये एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व दोनों क्या होगा, सेम होगा. क्यों, क्योंकि ये तीनों लोन पेयर एक ही प्लेन में है. ऊपर वाले को जितना रिपेल करेंगे नीचे वाले को इक्वली रिपेल करेंगे. तो इस वजह से बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आता है. तो यहाँ पे नोट क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर will not affect the bond angle. यहाँ पे presence of lone pair is not affecting the bond angle. This is the best example where the lone pairs are present but bond angle is not affected. I'll give you one more example. Let us move to this example, XeF4. ठीक है, xenon tetrafluoride. इसकी बात करें तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp3d2 एंड ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर. इसका जो शेप है बच्चों क्या है, स्क्वायर प्लेनर. बट इसमें भी बॉन्ड एंगल अफेक्ट नहीं होता है. क्यों, क्योंकि जेनॉन जो है वो सेंटर में है और चारों फ्लोरीन जो है वो एक ही प्लेन में है इस तरीके से. और जो लोन पेयर है वो ऊपर है एक, और एक लोन पेयर एग्जैक्टली नीचे. तो सब जगह पे रिपल्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है एक्सपेक्टेड 90 भी होना चाहिए और 180 भी होना चाहिए. तो इसमें 90 भी है एंड 180 भी है. सर 90 किससे, इन दोनों के बीच में 90, क्योंकि ये चारों एक ही प्लेन में, एक लोन पेयर ऊपर है एक लोन पेयर नीचे है. तो ऊपर वाला लोन पेयर चारों को रिपेल करेगा, नीचे वाला लोन पेयर भी चारों को इक्वली रिपेल करेगा. तो चारों फ्लोरीन एक ही प्लेन में पैरेलल और बैलेंस हो जाएंगे, पैरेलल नहीं सॉरी बैलेंस हो जाएंगे. तो ऊपर का रिपल्शन और नीचे का रिपल्शन उनको बैलेंस आउट करेगा. और इस वजह से ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन में 90, इन दोनों में भी 90, इन दोनों में भी 90, इन दोनों में भी 90, और ये क्रॉस में देखोगे तो एग्जैक्ट 180 आएगा. तो इसमें बॉन्ड एंगल जो है वो अफेक्ट कर रहा है क्या, सॉरी लोन पेयर अफेक्ट कर रहा है क्या बॉन्ड एंगल को, नहीं. सो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, यहाँ पे भी लिखूंगा प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर डज नॉट अफेक्ट बॉन्ड एंगल इन व्हाट, xenon tetrafluoride. ठीक है. So student, this is the first factor affecting presence of lone pair on the central atom may or may not. So starting के 4 examples वाले थे जिसमें अफेक्ट हो रहा था, और लास्ट के जो 2 एग्जांपल हमने डिस्कस किए इनमें बॉन्ड एंगल अफेक्ट नहीं हो रहा है. तो शेप्स तो बेटा हम लोग ने पहले VSEPR थ्योरी में पढ़ लिया है, मेन हमको बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कशन करना है. सो दिस इज द फर्स्ट रूल और फर्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ what lone pair on the central atom, it may or may not affect the bond angle. तो आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग डबल बॉन्ड के प्रेजेंस की वजह से भी बॉन्ड एंगल कैसे अफेक्ट होता है वो भी डिस्कस करते हैं. ओके स्टूडेंट, सो लेट अस मूव टू द सेकंड पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल में. सेकंड वन इज प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड. ठीक है, सपोज यू हैव अ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में जो रिपल्शन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड. क्योंकि डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर बोला था मैंने आपको,
तो अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पे देखूं, सबसे फर्स्ट एग्जांपल, इस कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखते हो, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड या फिर मिथेनॉल। इस कंपाउंड का नाम है मिथेनॉल, राइट ना। अगर हम देखें तो मिथेनॉल में जो कार्बन एटम है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 एंगल है, sp2 है, और sp2 हुआ तो डेफिनेटली हर जो है एंगल कितना होना चाहिए, 120। ठीक है, ये वाले एंगल को अगर मैं मान लूं θ1 और ये वाले एंगल को मैं मान लूं θ2, और ये वाला तो θ1 ही होगा बिकॉज दोनों सेम ही है। क्वेश्चन में अगर हमको पूछ लिया जाए कंपेयर θ1 एंड θ2, कंपेयर θ1 एंड θ2, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये वाला जो एंगल है वो किसके किसके बीच में बन रहा है, सर वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में बन रहा है। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन होगा, जबकि ये वाला जो एंगल है वो किसके किसके बीच में है, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड के बीच में है, तो सिंगल बॉन्ड रिपल्शन होगा। तो स्टूडेंट ज्यादा रिपल्शन किधर है, इन दोनों के बीच में है एज कंपेयर टू दिस। ये देख लो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन इज ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड रिपल्शन। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, टेल मी। इन दिस केस वी कैन से दैट यहाँ पे जो θ1 होगा, θ1 जो होगा वो इट इज ग्रेटर देन θ1 इज ग्रेटर देन θ2। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। I'll give you one more example. Number 2, if they ask you compare the bond angle in CO3 2-, ठीक है। तो CO3 2- का आप सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे ये बताइए। इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है, इसी तरीके से बनाएंगे, यस सर। तो कैन वी से दैट इसको अगर मैं नाम दे दूं θ1, इसको मैं नाम दे दूं θ2, इसको मैं नाम दे दूं θ3, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द ऑर्डर। सबको पता है θ1 एंड θ3 दोनों सेम होगा एंड θ2 जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है वो क्या होगा, बॉन्ड एंगल ऑर्डर, ठीक है। आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, आपके हिसाब से θ1 शुड बी इक्वल टू θ3 एंड बोथ शुड बी ग्रेटर देन θ2। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन है और ये सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज एक्सपेक्टेड। जबकि जो ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल है वो है θ1 ग्रेटर देन इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3। दिस इज व्हाट ऑब्जर्व्ड। ना स्टूडेंट्स अभी दिमाग में सवाल आता है सर ऐसे हुआ कैसे। इसका रीजन है बेटा, इसका रीजन है एकदम सिंपल है। CO3 2- जो है उसमें बेटा रेजोनेंस होता है, शोज व्हाट, रेजोनेंस, कंप्लीट रेजोनेंस है इसमें। तो रेजोनेंस अगर है तो कैन वी से दैट जो पहले सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड हो जाता है, जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड हो जाता है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर था ये देखना इस तरीके से है। तो ये वाला अगर बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले जो सिंगल बॉन्ड था वो फिर कन्वर्ट हो गया किसमें, डबल बॉन्ड में, और जो डबल बॉन्ड था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। तो ये देखिएगा इस तरीके से ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्लियर है। ये देखो डबल बॉन्ड और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। तो कहना से बेटा ये तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही आ रहे हैं सब जगह पे, सेम ही आ रहे हैं। तो इसमें तो कोई परफेक्टली डबल या परफेक्टली सिंगल है ही नहीं। फिर ये बॉन्ड अगर इधर से इधर शिफ्ट हुआ तो ये वापस ऐसे हो जाएगा। तो ये इतना रैपिडली होता है, इतना स्पीड में होता है कि कोई बॉन्ड कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड ही नहीं है और कोई बॉन्ड कंप्लीटली डबल बॉन्ड भी नहीं है। तो इस वजह से बच्चों याद रखना ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड एंगल जो होंगे वो एग्जैक्टली क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ये पर आता है ऐसा। सर तो फिर इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ, बिकॉज इसमें रेजोनेंस नहीं था, इस कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं था। जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं जिसमें रेजोनेंस नहीं है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, करेक्ट। तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, θ1, इसको क्या बोलेंगे θ2, बट इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। और ये क्या बेटा, समझो इसको नाम दे ही देते चलो θ3। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड एंगल ऑर्डर विल बी θ1 इक्वल टू θ3 इज ग्रेटर देन θ2। क्यों, क्योंकि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। बट अगर कंपाउंड में रेजोनेंस आ रहा है, जैसे आई गिव यू वन मोर एग्जांपल,
SO4 माइनस टू, SO4 माइनस टू की बात करें तो SO4 माइनस टू में क्या होगा, H डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O के ऊपर माइनस, इधर भी O के ऊपर माइनस। अगर मैं आपको इसमें पूछ लूँ तो इतना बड़ा एकदम अलग ही आंसर दोगे आप। कैसे? आप बोलोगे इसमें θ1 है, ये θ1 हो गया, ये θ2 है समझ लो, ये θ4 है और ये θ3 है। तो आप लोग का एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या आएगा? एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ क्या? बॉन्ड एंगल। एक्सपेक्टेड ऑर्डर आएगा सबसे ज्यादा θ1 होगा, क्यों? डबल बॉन्ड का रिपल्शन है, तो आपका आंसर आएगा θ1 ग्रेटर देन, फिर डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन मतलब θ2 और θ4 दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा, एंड देन θ3 का वैल्यू सबसे कम आना चाहिए आपके हिसाब से। बट जब हम लोग इसको ऑब्जर्व किया करते हैं, ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल ऑर्डर जब देखेंगे तब इसका आंसर कुछ डिफरेंट है। क्या है उसका आंसर? θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3 इक्वल टू θ4 बिकॉज दिस कंपाउंड शोज व्हाट? रेजोनेंस। ठीक है, सो नाउ नो नीड टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, सबको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल्स। इफ यू गो फॉर PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस की बात करें बच्चों, तो PO4 3 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसमें 3 जगह पे माइनस हो जाएगा इस तरीके से। तो ये सब जेई एडवांस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, खाली एक सिंपल सा कंसेप्ट अगर हमको समझ में आ जाएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर मैं इसको θ1 नाम दे दूं, θ1 इसको नाम दे दिया, θ2 इसको नाम दे दिया, θ3, बट बच्चों इसमें भी तो रेजोनेंस हो ही रहा है। तो अगर इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है तो बॉन्ड एंगल ऑर्डर क्या आएगा इसका? बॉन्ड एंगल ऑर्डर आ जाएगा सब एंगल इक्वल, θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3 इक्वल टू θ4। चलो विल टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है। इफ यू गो फॉर NO3 माइनस, इफ यू गो फॉर NO3 माइनस, NO3 माइनस की बात करें तो इसमें भी रेजोनेंस होता है, इसमें भी क्या होगा? रेजोनेंस इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे माइनस आएगा, इसको हमने कोऑर्डिनेट ही रखा है, तो यहाँ पे बेटा रेजोनेंस होगा। ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड एंगल जो ऑर्डर होगा, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर इट विल बी ऑल आर इक्वल, θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3। ठीक है, नाम लिख सकते हो आप, θ1 यहाँ पे θ2 और यहाँ पे θ3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एकदम सिंपल है, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड ऑल्सो अफेक्ट्स व्हाट? बॉन्ड एंगल। इन दिस केसेस इट विल नॉट अफेक्ट बिकॉज इन सब कंपाउंड्स में क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। एंड डू रिमेंबर डबल बॉन्ड रिपल्शन इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो स्टूडेंट दो चीजें हमने पढ़ी जिसमें बॉन्ड एंगल अफेक्ट हो रहा है। एक तो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर अफेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ड्रॉ करके स्ट्रक्चर समझ लो बेस्ट रहेगा। और दूसरा केस हमने पढ़ा प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। ना स्टूडेंट्स प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एंड सराउंडिंग एटम्स को चेंज करेंगे तो कैसे बॉन्ड एंगल अफेक्ट होते हैं, और सराउंडिंग एटम को सेम रख के अगर सेंट्रल एटम को चेंज करें तो बॉन्ड एंगल कैसे अफेक्ट होता है, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो आप इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अगर सेंट्रल एटम सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम और ऑल्सो सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम ऑल्सो सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सर समझा नहीं? ध्यान से, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। समझो हमारे पास में NH3 एंड NF3 है, ठीक है। तो मुझे था यहाँ पे सराउंडिंग एटम कौन है, सॉरी सेंट्रल एटम कौन है? N है, यहाँ पे भी N है, करेक्ट। यहाँ पे सेंट्रल एटम N है, यहाँ पे भी N है, सो सेंट्रल एटम सेम। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर 1, सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर 1 सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीजेस, सराउंडिंग एटम मतलब हाइड्रोजन, यहाँ पे सराउंडिंग एटम कौन है? इसको सराउंड करने वाला कौन है? फ्लोरीन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीजेस, सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, और फ्लोरीन का बच्चों 4 है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। सराउंडिंग एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, देन बॉन्ड एंगल जो होगा वो डिक्रीज होगा। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछ लूं, ये भी पिरामिडल है, ये भी पिरामिडल है, राइट?
इन दोनों में से अगर पूछ लिया जाए किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, किसका बॉन्ड एंगल कम, तो जैसे जैसे सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे θ1 इज ग्रेटर देन θ2। आपको वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूं। अगेन आई एम सेइंग नो नीड टू रिमेंबर। इसका वैल्यू 107 है और इसका वैल्यू 102 डिग्रीज है। इसका वैल्यू कितना है? 102 डिग्रीज। तो जैसे जैसे सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगा बच्चों? बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा। सर ऐसा होता क्यों है? ये भी एक अच्छा सवाल है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सर फ्लोरीन। तो फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बराबर है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑटोमेटिकली बेटा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इनके बीच में डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो ये लोग थोड़ा और क्लोज आ जाएंगे। अब रिपीट द स्टेटमेंट, लुक हियर एवरीवन, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना। अगर मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करूं, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? सर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये देखो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और डिस्टेंस कम होगा तो बच्चों रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, ऐसे ऐसे दूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिपल्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्योंकि सब के सब इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आ रहे हैं? नाइट्रोजन के। तो इधर क्राउडिंग होगा तो रिपल्शन बढ़ेगा, तो थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा। बट यहाँ पे क्या होगा? फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो ये तो दोनों अलग अलग सेंटर की तरफ जा रहे हैं, तो इनके बीच में रिपल्शन क्या हो जाएगा? कम। इनके बीच में रिपल्शन क्यों? क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, ये तो सब नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो है बेटा एंगल क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। तो स्टूडेंट याद रखना, यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे हैं? नाइट्रोजन की तरफ। तो इधर रिपल्शन ज्यादा होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है क्या? यहाँ पे नहीं, ये तो एक दूसरे के ऐसा जा रहा है दूर दूर, तो इस वजह से इनके करीब आने के चांसेस क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। अगर मैं आपको बोलूं कि PH3 एंड PCl3, टेक योर ओन टाइम, PH3 एंड PCl3, आप इसको सॉल्व करिए। तो PH3 में ये एक लोन पेयर हो गया, सराउंडिंग एटम क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है? सेम है। नंबर ऑफ लोन पेयर भी क्या है? सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीज हो रहा है। हाइड्रोजन का 2.1 है, इसका 3.5 है, 3 है सॉरी। कितना? क्लोरीन का कितना होता है? 3 होता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये अगर θ1 है और ये अगर θ2 है, तो दोनों में से क्या हो जाएगा बच्चों? θ1 विल बी ग्रेटर देन θ2। बट ये जो कंसेप्ट मैंने बोला है, इट इज एप्लीकेबल ओनली अगर सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर होगा, तो ही ये एप्लीकेबल है, तो ही ये एप्लीकेबल है। अदरवाइज दिस कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल। सो नोट, अबव कंसेप्ट is applicable only if lone pair is present, on central atom। अगर लोन पेयर नहीं है तो ये कंसेप्ट गलती से भी अप्लाई मत करना। एग्जाम्पल, नॉट एप्लीकेबल in case of like CH4, CCl4, CF4, ठीक है ना। अभी आप देखोगे तो सेंट्रल एटम सेम है, हाइड्रोजन है बेटा यहाँ पे, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की है, उससे ज्यादा फ्लोरीन की है, तभी भी सब में बॉन्ड एंगल जो है बेटा वो कितना है? 109 डिग्रीज 28 मिनट सी होगा। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल में कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज एप्लीकेबल ओनली इफ सेंट्रल एटम के ऊपर क्या है? लोन पेयर है, तभी ये पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैंने वापस आपको बता दिया। यहाँ पे बच्चों याद रखना क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये अगर बॉन्ड बड़ा हो जाएगा तो ये लेंथ क्या हो जाएगा? बड़ा होने की वजह से रिपल्शन क्या हो जाएगा? कम। तो ये लोग एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, करीब आएंगे तो बॉन्ड एंगल का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। सराउंडिंग एटम सेम है, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सराउंडिंग एटम सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल विल आल्सो डिक्रीज। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसको हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे पढ़ते हैं। अगर हम बात करें NH3 के बारे में, ठीक है, नाइट्रोजन के बाद आता है फास्फोरस,
PH3 नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट्स। चलो 4 तक ले लेते हैं, ठीक है। सबको पता है इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 107 डिग्रीज, इसका जो बॉन्ड एंगल है 194 डिग्रीज, 94 के बाद इसका जो बॉन्ड एंगल है 93, एग्जैक्ट नंबर लिख देता हूं मैं, और इसका है 92। तो आप देख सकते हो कि बॉन्ड एंगल का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सराउंडिंग एटम सेम है, देखो हाइड्रोजन, सब जगह पे हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज हो रहा है, नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, फास्फोरस से कम आर्सेनिक और फिर एंटीमनी, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे बॉन्ड एंगल का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर हम बात करें H2O के बारे में बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 104.5 डिग्रीज। हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के जस्ट नीचे आते हैं सल्फर H2S, उससे मतलब सिलेनियम, टेपो मतलब टेलुरियम, ठीक है। एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल्स की वैल्यूज लिख रहा हूँ, 92 डिग्रीज, 91 डिग्रीज, 90.5 डिग्रीज, ठीक है। अगर आप इस डेटा को बच्चों ध्यान से देखो तो आपको ना एक चीज बहुत ही कॉमन देखने को मिलेगी कि जब मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं तो बॉन्ड एंगल में ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। ये देखो ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, ये देखो इस तरीके से, there's a drastic change in bond angle. We can observe the drastic change in bond angle. ऐसा कैसे हो गया इतना ड्रास्टिक चेंज, सीधा 107 से 94, 104 से 92। हाँ, अगर ड्रास्टिक चेंज आ ही रहा है, चलो भी अग्री कि हाँ ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, तो आएगा तो फिर पूरा सब जगह पे ऐसा होना चाहिए था। सिर्फ इधर ही ड्रास्टिक चेंज क्यों आ रहा है, फिर इधर से देखो ना एक एक का ही डिफरेंस आ रहा है, या फिर एक से भी कम का डिफरेंस आ रहा है, ऐसा क्यों। तो स्टूडेंट्स ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को VSEPR थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, could not be explained by VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी जो है इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, वो शॉक हो गए कि यार ऐसे कैसे हो गया। तो ये कंसेप्ट तो बराबर है कि सराउंडिंग एटम सेम है, सराउंडिंग एटम सब जगह पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फास्फोरस का कम है, आर्सेनिक का उससे कम है, ऐसे जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो रहा है, वी अग्री दैट द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, बट ये जो है इतना ड्रास्टिक चेंज मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। तो जब VSEPR थ्योरी को पूछा गया कि ये ड्रास्टिक चेंज इतना कैसे आ रहा है, तो वो थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और इस वजह से हम लोग पढ़ते हैं कौन सा रूल, ड्रैगोज रूल। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा रूल, ड्रैगोज रूल। सो इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ ड्रैगोज रूल। सो दिस drastic change in dash angle, bond angle, can be explained using which rule, ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब ये ड्रैगोज रूल क्या है सर, वो भी बता दो। तो ड्रैगोज रूल क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ डिटेल में। ड्रैगोज रूल क्या बोलते हैं, बेसिकली ड्रैगोज रूल बोलते हैं कि इफ द सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू थर्ड और हायर पीरियड, ठीक है, थर्ड, ये कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, नाइट्रोजन, पीरियड नंबर 2, ये बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, ठीक है। If the central atom belongs to third or higher period, if the central atom belongs to third and higher period, very very important, please listen students, ये entrance में बहुत काम आने वाला है अपने को। If the central atom belongs to third or higher period and surrounding atom का electronegativity is 2.5 or less, 2.5 है, उससे क्या है बेटा, less than 2.5 है। If the surrounding atom का electronegativity is 2.5 or less, then no hybridization occurs in those compounds. ऐसे compounds में hybridization होगा ही नहीं। मतलब ये कि ड्रैगोज रूल बोलता है
कि इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं। प्रीवियस लेक्चर्स में एक जगह पे आया था pH3, तब मैंने आपको बोला था कि pH3 में pH4 प्लस में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि pH3 अगर हम बात करते हैं कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, थर्ड पीरियड से, तो सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का है और सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको पता है कि 2.1 है, तो 2.5 या उससे कम है, तो pH3 हो गया, उसके बाद में AsH3 हो गया, इसके बाद में SbH3 हो गया, उसके बाद में ये देखो सराउंडिंग एटम है हाइड्रोजन जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, 2.5 से कम है, सल्फर है बेटा थर्ड पीरियड का है, सिलेनियम फोर्थ पीरियड का है और ये फिफ्थ पीरियड का है। तो H2S की बात करें, H2Se की बात करें, H2Te की बात करें, इन सब कंपाउंड में I'll simply write no hybridization, राइट, नो हाइब्रिडाइजेशन, इनमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। इतने सारे कंपाउंड्स में बेटा कोई हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं। तो अभी आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर इन सब में तो sp3 होना चाहिए था बट है ही नहीं, अकॉर्डिंग टू विच रूल? अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल। सर तो फिर एक क्वेश्चन था, अगर हम बात करें तो PCl5 में क्यों हाइब्रिडाइजेशन होता है, PCl3 में क्यों हाइब्रिडाइजेशन होता है, pH3 में नहीं होता तो PCl3 में क्यों होता है? उसका रीजन है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन है वो कितनी है बेटा, 3 है। देख लो, अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है तो इधर क्या लिखा है 2.5 या उससे कम, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसका तो 3 है बेटा, तो उसमें तो हाइब्रिडाइजेशन होना ही होना है। तो इसमें बेटा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। बट अगर मैं बात करूं pH3 के बारे में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज कितना, 2.1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नो हाइब्रिडाइजेशन, एंड द सेम इज ट्रू फॉर ऑल दीज कंपाउंड्स। तो ये बेटा एक बोलते ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये बेटा, हमको आगे बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। तो ड्रैगोस रूल, सराउंडिंग एटम अगर क्या है, सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज हो रही है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होना चाहिए, वी ऑल्सो अग्री। बट द प्रॉब्लम इज क्या कि यहाँ पे बेटा ड्रास्टिक चेंज जो आ रहा है उसको बेटा VSEPR थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, एंड इट कैन बी एक्सप्लेन ओनली विद द हेल्प ऑफ डैश ड्रैगोस रूल। तो ड्रैगोस रूल ने हमको बोला कि अगर सेंट्रल एटम थर्ड या हायर पीरियड, सेकंड पीरियड का नहीं, देखो उसमें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी sp3 है, इसमें बेटा थर्ड या हायर पीरियड का है, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम 2.5 या उससे क्या है, कम है, तो वैसे कंपाउंड में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। इन सब कंपाउंड में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि ये कंपाउंड याद रखना, बहुत बार परेशान करेंगे क्योंकि ये बॉन्ड एंगल्स भी मुझे आगे बहुत जरूरी है और बहुत काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द फोर्थ एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाइब्रिडाइजेशन में अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो आप इसका फोटो लो, फिर मैं थोड़ा और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। Okay students, so let's continue. One thing is very clear that pH3 is the compound which has no hybridization. pH3 में कोई hybridization होता नहीं है, ठीक है ना। इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। लिसन, फास्फोरस जो है इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 15, ठीक है। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा लास्ट में 3s2 3p3, टोटल 5 आना चाहिए, देखो 5, 3s2 3p3। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और यहाँ पे तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ये 3s हो गया और ये 3p हो गया। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो एज इट इज लोन पेयर ही रहेगा, ठीक है। और ये क्या है, px है, ये py है और ये pz है, क्लियर है। तो फास्फोरस के ऊपर ये जो 3 ऑर्बिटल्स है px, py एंड pz, मैंने एक एक ही बनाया। ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, सिंपली ओवरलैप करेंगे, प्योरली ऐसा। और यहाँ पे ये 3 क्या है बच्चों, हाइड्रोजन से, 1 2 एंड ये तीसरा। इसके पास ये क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। क्या हो गया, लोन पेयर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे फास्फोरस है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 94 डिग्रीज। ये जो इलेक्ट्रॉन है
दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी हाइब्रिडाइजेशन, ना ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो दीज आर प्योर डैश एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, और प्योरली एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ये न्यूक्लियस के एकदम क्या है, करीब होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को देगा क्या, नहीं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ना कंपैरिजन बताता हूँ। अगर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान देना। अगर मेरे पास अमोनिया है, बच्चों ध्यान देना, और मेरे पास में PH3 है, दिखने में तो दोनों सेम ही है। अगर मैं इसका रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ कर दूं, इवन डाइल्यूट HCl रहेगा, डाइल्यूट, तभी भी ये रिएक्शन हो जाएगी और ये फॉर्म करेगा NH4 प्लस और Cl माइनस। अगर मैं इसका रिएक्शन डाइल्यूट के साथ कर रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला है। इसका रिएक्शन आपको कॉन्सेंट्रेटेड के साथ ही कराना पड़ेगा, तब जाके वो PH4 प्लस एंड Cl माइनस बनाता है। सो PH3 shows नो रिएक्शन विथ क्या, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। इससे कंफर्म हो गया कि वो अपना लोन पेयर इजीली देना नहीं चाहता है। क्यों नहीं देना चाहता है? बिकॉज ये प्योरली s ऑर्बिटल में, और s ऑर्बिटल बेटा न्यूक्लियस के एकदम करीब होता है। दूसरा एक और एग्जांपल बताता हूँ जो बहुत बार एंट्रेंस में पूछा जाता है, कि जो अमोनिया गैस होता है वो बेटा वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है। वाटर में क्या होता है, इजीली सॉल्युबल होता है। तो वाटर में अगर इजीली सॉल्युबल होला, इट विल फॉर्म डैश NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन आप PH3 को बेटा पानी में डाल दो, इट विल नॉट फॉर्म PH4OH, इट विल शो नो रिएक्शन। पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, ये कोई रिएक्शन नहीं करता है। थर्ड, NH3 इज अ बेस। क्यों? क्योंकि बेस वो होता है बेटा जो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। सो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है। तो इसके लिए बेटा अमोनिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। PH3 इज अ वेरी वेरी वीक बेस, वेरी वेरी वीक बेस। वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो प्योरली s ऑर्बिटल में बिना हाइब्रिडाइजेशन के। अगर मैं बात करूं अमोनिया, तो ये बहुत ही अच्छा एक लिगैंड के तौर पे काम करता है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता रहेगा, सर लिगैंड क्या होता है? लिगैंड इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये बेसिकली यही पॉइंट हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको बेस वर्ड यूज किया, इसके लिए मैं नहीं बोल सकता, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को ही बेस बोलता है, तो ये एक लिगैंड का काम भी कर रहे हैं। PH3 इज नॉट अ लिगैंड, वेरी रेयर, very rarely, or we can say it is not a good ligand। बेस्ट ये लिख देते हैं, नॉट अ गुड ligand, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप अगर सिंपल सी बात सुनिए इसमें, कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है बेटा वो कितने का है, 94। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, PX, PY और PZ में एंगल कितना होता है सर, 90 90 90 होता है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ से तो क्लियरली प्रूव हो गया, 94 से तो क्लियरली प्रूव हो गया कि ये हाइब्रिडेशन नहीं कर रहा है। सर वो कैसे? क्योंकि बॉन्ड एंगल पहले 90 था और बाद में कितना हो गया, 94 हो गया। तो वो तो डेफिनेटली इस लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से हुआ रहेगा, और हाइड्रोजन आया तो उनके रिपल्शन की वजह से थोड़ा बढ़ गया होगा। बट इसमें हाइब्रिडेशन हो ही नहीं सकता है, बिकॉज अगर मैं बात करूं अमोनिया में, तो अमोनिया में भी तो 90 था, वो सीधा हो गया कितना, 107। तो 107 मतलब 17 का लीप मारा उसने, बट यहाँ पे इतना कोई लीप मार रहा है क्या, नहीं। इससे क्लियरली प्रूव हो रहा है कि उसका कोई हाइब्रिडेशन में रोल नहीं है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, ड्रैगोज रूल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे देखो ये वाला आ गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एंट्रेंस में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं ना। इसमें एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको बोलता हूं, अगर आपको बोला जाए कि अमोनिया में परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालो, परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालो, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकालेंगे? और PH3 में आप परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालो तो आप कैसे निकालोगे? तो सबको पता है इसमें तो बच्चों क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, 25%। कितना परसेंट? 25%, ठीक है। बट इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 2% होता है। कितना परसेंट होता है बच्चों? 2% होता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है 2%। सर वो कैसे किया? इसका एक फॉर्मूला है, नो नीड टू रिमेंबर, याद रहे तो ठीक है, cos थीटा इक्वल्स टू s अपॉन s माइनस 1।
आई रिपीट, cos थीटा इज इक्वल्स टू s अपॉन s माइनस 1, ठीक है। याद रहे तो ठीक है, नो नीड टू रिमेम्बर, मैं खाली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। जे एडवांस का कंसेप्ट है, अपने को नहीं है सिलेबस में। cos थीटा मतलब cos ऑफ कितना, 94, cos ऑफ 94 इज इक्वल्स टू s अपॉन s माइनस 1, और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो s का वैल्यू 0.02, और अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 2% आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें, परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है, 2% है बेटा इसमें। तो मैक्सिमम तो कौन सा कैरेक्टर है, p कैरेक्टर ही है। तो p कैरेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, 98%। तो अगर ये देखें तो ये जो ph3 के जो बॉन्ड्स है, ph3 के जो बॉन्ड्स है, ये लोन पेयर है, और ये जो बॉन्ड्स है इनके अंदर परसेंटेज p कैरेक्टर कितना है, 98%। तो मतलब बेसिकली p कैरेक्टर ही है, s कैरेक्टर तो है ही नहीं। इसका मतलब इससे कंफर्म प्रूव हो जाता है कि इस वाले बॉन्ड में कोई हाइब्रिडेशन और इस वाले मॉलिक्यूल में कोई हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगेन आई एम सेइंग, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रैगोस रूल बहुत बार टीचर्स द्वारा नहीं सिखाया जाता है, बताया भी नहीं जाता है, ऐसे बोला जाता है कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल में एक्सेप्शन है, याद रखना है। उसका रीजन डिटेल में कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। मैंने एक एक चीज यहाँ पे लिखी है जो जे एडवांस तक की पूछी गई है, और ये फॉर्मूला अगेन आई एम सेइंग याद रहे तो याद रखिए। इसका हमको एज सच अगर नीट और जेई मेंस की बात करें तो हमको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इससे एक कंसेप्ट प्रूव हो गया कि यहाँ पे जो परसेंटेज पी कैरेक्टर है वो 98% है, मतलब यहाँ पे एस कैरेक्टर है ही नहीं। एस कैरेक्टर है ही नहीं तो बेटा डेफिनेटली इसका मतलब हाइब्रिडेशन हुआ ही नहीं है, ठीक है। आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको और कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो रहा है, अभी एक और पॉइंट बाकी है, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज बैक बॉन्डिंग। उससे भी बॉन्ड एंगल अफेक्ट होता है, वो कैसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पहले ये कंप्लीट करो, फिर थोड़े सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। Okay students, so let's start with some simple questions. Question है, compare the bond angles in the following. First one है CH4 NH3 and H2O. Second है SO2 and SO3. Third one NO3 minus NO2 plus. आप लोग सॉल्व करिए इनको। सबसे पहले NF3 PF3, फिफ्थ वन NH3 NF3, आप लोग वीडियो पॉज करके इनको सॉल्व करिए पहले, फिर मैं इन सब के आंसर्स भी डिस्कस करूंगा। हो गया, चलिए डिस्कस करें आंसर्स। ना स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फर्स्ट वाले की तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से सबसे बेस्ट इजीली पता चलता है। ये भी sp3 और ये भी sp3, सब में अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो लोन पेयर चेक कर लेते हैं। इसमें बेटा लोन पेयर है 0, इसमें लोन पेयर है 1, इसमें लोन पेयर है 2। तो इसमें लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, तो बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल क्या होगा, सबसे कम।
तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, CH4 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, फिर अमोनिया और फिर वाटर। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा याद भी रखना, इसका होता है 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। नो नीड टू रिमेंबर, बट अगर आप चीजें थोड़ी बहुत याद रख लो तो आपको आगे काम आएगा। इसका होता है 107 डिग्रीज और ये 104.5 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें SO3 की, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा, इसका भी sp2 होगा। इसमें लोन पेयर कितना 0, इसमें लोन पेयर कितना 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो जिसमें लोन पेयर आ गया बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, तो यहाँ पे SO3 इज ग्रेटर देन SO2 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें NO3 माइनस की, NO3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, कौन सा sp2, और यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्यों, नाइट्रोजन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन, 5 में से 1 गया 4, तो ये 2 ऐसे हो गया, तो बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन, sp मतलब 180 और ये 120, तो बच्चों ये 180 है और ये 120 है, तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से देखने जाए तो बॉन्ड एंगल ज्यादा किसका होगा, NO2 प्लस का। NO2 प्लस का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन, तो सराउंडिंग एटम क्या है, सराउंडिंग एटम सेम है, सराउंडिंग एटम क्या है, सेम है। दूसरी बात अगर हम देखें सेंट्रल एटम क्या हो रहा है, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल ज्यादा किसका होगा, NF3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा एज कंपेयर टू NF3 से, PF3 से, सॉरी PF3 का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। सेम है यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, सेम है, सेंट्रल एटम सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होएगा, मतलब NH3 का बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन NF3। ठीक है, ये टोटली डिफरेंट एग्जांपल है बच्चों। यहाँ पे कितने लोन पेयर है, 2, यहाँ पे भी कितने लोन पेयर है, 2, बट स्टूडेंट यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है। ठीक है, यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे इथाइल है, ये बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, तो θ2 ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू θ1। क्यों, क्योंकि बाकी सब पैरामीटर्स क्या है, सेम है। तो ये वाला देखो, ये छोटे छोटे ग्रुप्स है कंपेरेटिवली टू दिस। हाँ, अभी ऐसे मत बोला छोटे मतलब हाइड्रोजन से छोटे, ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन से तो बहुत बड़ा है। ठीक है, बट इन दोनों के साथ कंपेयर करेंगे तो ये वाले ग्रुप बड़े, तो इनके बीच में रिपल्शन थोड़ा ज्यादा होगा। ऊपर से भी तो रिपल्शन आ ही रहे, बट फिर भी इनके बीच में भी तो रिपल्शन ज्यादा होगा, तो इस वजह से बॉन्ड एंगल θ2 का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें PH3 की, तो हमको पता है PH3 का बेटा कितना था, याद है किसी को, 94, ये है 107, और NF3 का तो 102 है। NH3 और NF3 का तो हमने डिसाइड कर दिया था, तो NH3 ग्रेटर देन NF3, और PH3 का तो बेटा बहुत ही कम होता है, PH3 एकदम लास्ट में आएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें इसका sp3, और इसका भी sp3 है, बट इधर एक लोन पेयर आ गया, यहाँ पे लोन पेयर कितना 0 हो जाएगा, इसका पिरामिडल शेप है और इसका टेट्राहेड्रल परफेक्ट, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने सिंपल क्वेश्चंस किए, ये सब क्वेश्चन भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी हमारा बॉन्ड एंगल के अंदर ही एक टॉपिक बाकी है, दैट इज बैक बॉन्डिंग। दैट इज आज हम लोग ने कितने पॉइंट डिस्कस किए बच्चों, 4 पॉइंट डिस्कस किए। 5th पॉइंट एक डिस्कशन का हमारा बाकी है, बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड एंगल कैसे अफेक्ट होता है। अभी वो वाला कंसेप्ट मैं आज नहीं सिखा रहा हूँ, फिर अननेसेसरली वीडियो बड़ा हो जाएगा और उसको पूरा अलग से ही पढ़ेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से समझेगा। सो नेक्स्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 29 में हम लोग बैक बॉन्डिंग से कैसे बॉन्ड एंगल अफेक्ट होता है उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज में बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर के एंड में कोई पीडीएफ नहीं है, जैसे हमारा बॉन्ड पैरामीटर्स मतलब बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ ये सब खत्म होगा, फिर हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे। सो मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।